डीएनए में अब हम लद्दाख हिंसा के नेपाल कनेक्शन का विश्लेषण करेंगे। डीएनए मित्रों, शांत लद्दाख में 2 दिन पहले हुई हिंसा के मामले में आज सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया, जिसमें जमानत बेहद मुश्किल है। लेकिन लेह हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे साजिश की नई परतें खुल रही हैं। इस हिंसा में अब नेपाल कनेक्शन भी सामने आ रहा है। नेपाल कनेक्शन का पता घायलों की सूची और हिरासत में लिए गए आरोपियों से चला है। डीएनए मित्रों, 2 दिन पहले हुई हिंसा में 4 युवकों की मौत हुई थी, जबकि 87 लोग घायल हुए थे। जब अस्पताल में घायल लोगों के पता ठिकाने की जानकारी मिली तो इनमें नेपाल के 4 नागरिकों का नाम भी सामने आया। नेपाल के 4 घायलों में 21 साल के केसांग, 31 साल के फुलमांग तमांग, 30 साल के प्रवीण और 18 साल के कृष्ण थापा शामिल हैं। जांच एजेंसियां अब इस बात का पता लगा रही हैं कि नेपाल के ये नागरिक हिंसा के समय लेह में क्या कर रहे थे। उनके आने का मकसद क्या था? क्या लद्दाख में नेपाल की तर्ज पर जिस जैन प्रदर्शन की बात कही जा रही थी, उसी के लिए नेपाल के नौजवानों को बुलाया गया था? पुलिस ने हिंसा के सिलसिले में 90 से ज्यादा आरोपियों को हिरासत में लिया है। पकड़े गए आरोपियों में 5 नेपाली नागरिक भी हैं। सूत्रों का कहना है कि लेह हिंसा के मामले में 20 से ज्यादा नेपाली नागरिक पुलिस की रडार पर हैं। हिंसा का एक पहलू यह भी है कि इसमें घायल ज्यादातर आम लोग लेह के बाहर के हैं। लेह के केवल 3 लोग घायल हुए। लेह से लगभग 200 किलोमीटर दूर इलाके से भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी आए थे। डीएनए मित्रों, लेह की हिंसा में नेपाल के नागरिकों का शामिल होना कोई संयोग नहीं है। लेह नेपाल के बगल में नहीं है। नेपाल से लेह की दूरी 1400 किलोमीटर से ज्यादा है। ऐसा नहीं हो सकता कि लोग वैसे ही नेपाल से लेह आ जाते हों। लेह आने के लिए काठमांडू से फ्लाइट पकड़नी होगी। लेकिन इस लंबी दूरी के बावजूद नेपाल के जेनजी का लेह हिंसा में सामने आ रहा कनेक्शन बेहद चौंकाने वाला है। सवाल यह उठ रहा है, क्या वहां भी नेपाल की तरह सड़कों पर उतरकर बड़े विद्रोह की तैयारी करने की साजिश थी? क्या नेपाल की तरह लेह को भी हिंसा की आग में झोंकने की साजिश थी? क्या नेपाल में हाल के अनुभव की वजह से वहां के जेनजी को हिंसा की कमान सौंप दी गई थी? क्या उन्हें प्रदर्शनकारियों को गाइड करने के लिए बुलाया गया था? इस मामले में टाइमिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। 8 सितंबर को नेपाल में विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी और उसके बाद 15 दिन बाद यानी 24 सितंबर को लेह में हिंसक प्रदर्शन हुए। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने इस हिंसा के पीछे बाहरी साजिश का आरोप लगाया है। यहाँ की एजिटेशन की तुलना बांग्लादेश और नेपाल के साथ की जा रही थी। ये किस तरह का तरीका है? इसके पीछे किस साजिश की बू आती है? अभी जांच की जाएगी कि कौन कौन लोग इसके पीछे, कहां से पैसा आता है, कहां से ये सब चीजें होती हैं। हिंसा में शामिल भीड़ ने 24 सितंबर को लेह में जबरदस्त तोड़फोड़ की थी, लेकिन उनके निशाने पर केवल सुरक्षाकर्मी और सरकारी संपत्ति ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने राष्ट्रीय प्रतीकों का भी अपमान किया। लेह सचिवालय के बाहर चुन चुनकर राष्ट्रीय प्रतीकों को निशाना बनाया गया। लेह की सड़कें आज भी उस दिन की अराजकता की गवाही दे रही। कुछ समय पहले कश्मीर में एक दरगाह पर सत्यमेव जयते का जो सिंबल था वो तोड़ा गया था, और यहाँ पर भी लेह में भी बिल्कुल सत्यमेव जयते को तहस नहस कर दिया गया। सरकारी दफ्तर में जो पोस्टर बैनर लगे हुए थे सत्यमेव जयते, ये देखिए डिपार्टमेंट ऑफ आपको टूरिज्म एंड कल्चर का ये बोर्ड लगा हुआ है, और ये वही बोर्ड फाड़ा गया है जिसमें सत्यमेव जयते का ये जो सिंबल है वो लगा हुआ था। ये सेक्रेटरीट है और इसको भी निशाना बनाया गया था, तोड़ फोड़ दिया गया था। और ये पत्थर देख लीजिए आप, इसका साइज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये किसी के सर पे पड़ेगा या जहाँ भी पड़ा होगा, बाँस से तोड़ते हुए या फिर खून निकालते हुए निकल गया होगा। जहाँ तक नज़र पसारेंगे आप, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, वहाँ तक आपको सिर्फ पत्थर ही पत्थर नज़र आएंगे, जिसको ऐसा लगता है पहले से प्लांटेड तरीके से इतने पत्थर इकट्ठा करके रखे गए थे। डीएनए मित्रों, सरकार से प्रदर्शनकारियों की नाराजगी हो सकती है, वो सरकार का विरोध कर सकते हैं, लेकिन देश के जो प्रतीक हैं उनका अपमान क्यों किया गया? कोई देशभक्त इस तरह अपने क्रोध को व्यक्त नहीं कर सकता है। कोई हताशा में राष्ट्रीय चिन्ह में तोड़फोड़ नहीं कर सकता है। ये काम केवल वो लोग कर सकते हैं जो देश के दुश्मन हो। यही वजह है इस हिंसा के असली इरादे को लेकर शक गहरा होता जा रहा है। और अब नेपाल के नागरिकों का कनेक्शन सामने आने के बाद तो हिंसक प्रदर्शन के उद्देश्य को लेकर और भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सोनम वांगचुक के करीबी लोग बाहरी कनेक्शन से पूरी तरह इनकार कर रहे हैं। पूर्व मंत्री और लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष चेरिंग दोर्जे ने जी न्यूज ने उनसे सवाल पूछा तो वो भड़क गए। बिल्कुल नहीं है, ये तो पॉसिबल है नहीं।
कोई नेपाल से आके एक दिन में क्या 5,000 लोगों को भड़का सकता है? ऐसा लग रहा था कोई रिमोट पे कंट्रोल कर रहा है। वो युवा जो यहाँ का भविष्य है, वो आप मेरे मुंह से ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यही तो प्रॉब्लम है। मैंने कब कहा? कोई उकसाने की कोशिश नहीं कर। ये नाराजगी थी क्या? ये नाराजगी थी प्योर नाराजगी, लोगों में नाराजगी है। आज सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद लेह में मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया है और धारा 163 लागू कर दी गई है। लेह के हिंसा का सच क्या है, इसके पीछे कौन लोग हैं, नेपाल से इसका क्या कनेक्शन है, ये जानने के लिए जांच एजेंसियों की रिपोर्ट का इंतजार करना होगा।